नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल गर्ग आप सबका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गोला द ऑलराउंडर अकेडमी में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सिटीजनशिप का पार्ट 3। हमने इससे पहले 2 वीडियो और डाले हैं, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं सिटीजनशिप को लेकर। पार्ट 2 में हमने बताया कि कितने तरीके से सिटीजनशिप को इंसान एक्वायर कर सकता है। अब हम थर्ड पार्ट में मेनली आपको बताएंगे कि सिटीजनशिप को लूज कैसे किया जाता है या सिटीजनशिप को आप कैसे छोड़ सकते हो, बीइंग अ सिटीजन, इंडिया के सिटीजन होने का फ़ायदा क्या है, और CAA जो भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था वो क्या है। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में आपसे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आप हम पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या आप चैनल पे नए हैं तो आप उन 2 वीडियोस को भी देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि सिटीजनशिप एग्जैक्टली जो टॉपिक है वो है क्या। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि सारे आपको अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे हमारे चैनल से रिलेटेड। वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों में उसको मेनली शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। और आप हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट में भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। गर्ग ऑनलाइन लर्निंग अकेडमी के नाम से हम आपको ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हम आपको हर जगह इस नाम से मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज अब जैसे मैंने आपको बताया, आज का हमारा टॉपिक है सिटीजनशिप का पार्ट 3। मतलब हमने बेसिकली पूरे सिटीजनशिप को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट जो था उसमें हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। सेकंड पार्ट में हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बाद किस किस तरीके से सिटीजनशिप मिल सकती है। और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि जैसा मैंने आपको बताया कि सिटीजनशिप को लूज कैसे करना है, एडवांटेजेस क्या है सिटीजन बीइंग अ इंडियन सिटीजन के, और CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अब हम देखेंगे कि आप कोई इंसान सिटीजनशिप को लूज कैसे करता है। जैसे सिटीजनशिप को लूज करने का सबसे जो पहला फैक्टर है वो ये है कि मतलब रिनंशिएट कर देना सिटीजनशिप को। जैसे हमने पिछले पार्ट्स में देखा कि किसी इंसान को अगर किसी अलग कंट्री की सिटीजनशिप लेनी, जैसे अगर किसी इंडिया के सिटीजन को US की या इंग्लैंड की सिटीजनशिप लेनी है तो वो किस तरीके से ले सकता है। तो और साथ में हमने ये भी देखा कि अगर वो वहाँ की सिटीजनशिप लेगा जस्ट बिकॉज इंडिया में डुअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट नहीं है तो वो इंडिया की सिटीजनशिप एट दैट टाइम अपने आप खो देगा। अब ऐसे केस में जनरली ऐसा होता है कि जैसे इंग्लैंड में किसी ने जाके सिटीजनशिप ली, इंडियन सिटीजन ने, तो उसको अपना जो पासपोर्ट है वो वहाँ पे इंडियन एम्बेसी को सबमिट कराना पड़ेगा ताकि उसकी रिन्यूएशन वो इजीली कर सके। सेकंड पार्ट आता है टर्मिनेशन। अगर वो इंसान पासपोर्ट नहीं भी जमा कराता जाकर तो भी उसकी जो सिटीजनशिप है वो छीन ली जाएगी क्योंकि ऑलरेडी वो एक अलग कंट्री का सिटीजन बन चुका है। और थर्ड पार्ट आता है डेप्रीविएशन, मतलब कंपल्सरी टर्मिनेशन जिसको हम बोलते हैं। जैसे हमने पिछले पार्ट में देखा कि जो सिटीजनशिप अलग अलग तरीके से मिलती है उसमें 2 तरीके थे, एक रजिस्ट्रेशन का और एक बाय नेचुरलाइजेशन का। इन दोनों में जब इंसान एक अप्लाई करता है सिटीजनशिप के लिए तो उसमें एक सबसे जो मेन पार्ट होता है वो ये बताता है कि उसका बिहेवियर कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है। अगर गवर्नमेंट को बाद में लगता है या पता चलता है कि इस इंसान ने वहाँ पर झूठ बोला और ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है या इसका जो बैकग्राउंड है वो बहुत बेकार है या ये प्रेजेंटली बहुत गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, बहुत बड़े बड़े क्राइम्स कर रहा है, तो भी इसकी सिटीजनशिप इंडियन गवर्नमेंट छीन सकती है। तो ये तो हो गए 3 मेथड मेनली कि आपकी सिटीजनशिप छीनी कैसे जाएगी। अब फ्रेंड्स, बात आती है सिंगल सिटीजनशिप। जैसे हमने आपको शुरू में बताया कि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं है, इंडिया में है सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट। जैसे अगर कोई इंसान दिल्ली में रह रहा है, इंडियन सिटीजन, कोई दिल्ली में रह रहा है, महाराष्ट्र में रह रहा है, पंजाब में रह रहा है, हरियाणा में रह रहा है, हिमाचल में रह रहा है, वो सब इंसान जो रहेंगे वो इंडियन सिटीजन ही काउंट किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ के दिल्ली का सिटीजन काउंट किया जाएगा या वो हरियाणा का सिटीजन काउंट किया जाएगा, नहीं, वो सब जो है इंडियन सिटीजन ही काउंट होंगे और एक ही सिटीजनशिप उनको दी जाएगी। तो इंडिया में जो कॉन्सेप्ट है सिंगल सिटीजनशिप का है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप US की बात करो या इंग्लैंड की बात करो तो वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप का बेसिकली कंसेप्ट है। अब उसके बाद एक सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे मन में उठता है कि इंडियन सिटीजनशिप जो हम इतना लेते हैं या किसी कंट्री की सिटीजनशिप लेते हैं उसका फ़ायदा क्या है। तो इंडियन सिटीजन बनने का आपका फ़ायदा क्या क्या है, इंडियन सिटीजन्स को क्या क्या प्रॉफिट मिला है इंडिया के अंदर, मैं आपको वो बताऊँगा। एडवांटेजेस क्या क्या है सिटीजन बनने के। सबसे पहले आता है फंडामेंटल राइट्स। कुछ फंडामेंटल राइट्स इंडिया में ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली सिटीजन को दिए गए हैं, वो और किसी को नहीं दिए गए। सिटीजन को इसे दिए गए हैं ताकि क्योंकि वो इंडिया का एक सिटीजन है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका एक बहुत बड़ा रोल है, उसको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। सिटीजन होता कौन है, इंडिया में रहता है जो इंसान, इस तरीके से उसको बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। तो कुछ एक फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कंप्लीटली सिटीजन को दिए जाते हैं। सेकंड होता है राइट टू वोट। आप
इजीली वोट कर सकते हो। जो इंडिया से बाहर का सिटीजन हो कभी भी इंडिया में वोट नहीं कर सकता किसी भी पार्ट पे, जब तक वो इंडिया का सिटीजन नहीं बन जाता। तो सेकंड पॉइंट ये आ गया कि आप वोट कर सकते हो। थर्ड है कि आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपको कुछ बनना है, प्राइम मिनिस्टर, जैसे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, या किसी स्टेट के इलेक्शन होते हैं, विधानसभा के इलेक्शन होते हैं जिसमें एमएलएस बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, या एक जो बहुत जनरल से जनरल इलेक्शन भी है, वो लड़ने के लिए सबसे पहला जो एक पॉइंट है वो है इंडियन सिटीजन। आपका इंडियन सिटीजन होना वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। इंपॉर्टेंट भी क्या, मैंडेटरी है कि आपको इंडिया का सिटीजन वहाँ पर होना ही पड़ेगा अगर आपको इलेक्शन लड़ना है किसी भी पार्ट पे। तो उसके बाद फ्रेंड्स मेन फोर्थ आता है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जैसे होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, गवर्नर होता है, प्रेसिडेंट होता है, या कोई और, जैसे मैंने आपको इलेक्शन बताया जो कंटेस्ट कर रहा है, वो सब इंसान जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है गवर्नमेंट की या नॉर्मली भी, तो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है उसमें सबसे पहला जो कंडीशन होती है वो यही होती है कि आपको इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा अगर आप अप्लाई कर रहे हो। तो उस टाइम पे, एट दैट टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर एनी पोस्ट, आपको इंडियन सिटीजन मतलब होना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स फिफ्थ पार्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब होता है जो एक सिटीजन की दूसरे सिटीजन के प्रति कुछ ड्यूटीज होती है, या एक सिटीजन की अपने देश के प्रति की ड्यूटीज होती है। जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको, तो जब नेशनल एंथम है, जब भी नेशनल एंथम होगा, बजेगा या कोई गा रहा है, तो आपको उसको रिस्पेक्ट करना है। कुछ केस में ये बोला गया कि आपको गाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उसको रिस्पेक्ट करने के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। तो इस तरीके से कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है जो हर सिटीजन पे एप्लीकेबल है। नॉन सिटीजन पे एक टाइम पे वो एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन हर सिटीजन पे वो एप्लीकेबल है, वो मैंडेटरी है। अब फ्रेंड्स एक अभी पीछे 2019 दिसंबर में एक बहुत बड़ा एक पार्ट इशू था, देश का एक मुद्दा था, बहुत बड़ा नेशनल मुद्दा बन गया था वो, कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में। अब जैसा हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में देखा कि जो सिटीजनशिप का टोटली कंसेप्ट है, अगर आप पार्टीशन से पहले की बात करेंगे या इंडियन इंडिपेंडेंस से पहले की बात करेंगे, तो उसके सारे प्रोविजंस जो है वो पार्लियामेंट बना कर गया। मेनली मतलब 26 जनवरी 1950 जब रिपब्लिक हुआ इंडिया, या जब कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल हुआ इंडिया में, तब तक के सारे प्रोविज़न हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सब उसमें डाल के गए थे। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि अब जितने भी रूल बनेंगे या लॉज बनेंगे सिटीजनशिप से रिलेटेड, तो सब सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी अपने हिसाब से। तो अब जैसे मैंने आपको बताया 1955 में पहला सिटीजनशिप एक्ट लाया गया, उसके बाद टाइम टू टाइम अमेंड किए गए, मतलब अमेंड करते गए, कुछ सालों के एक गैप पे अमेंड किया गया उनको। तो लेटेस्ट अभी अमेंड किया गया था 2019 में। उसमें क्या बोला था कि कोई भी इंसान जो 6 कम्युनिटीज से बिलोंग करता हो, 6 कम्युनिटीज कौन कौन सी हैं, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज और क्रिश्चियन, इन 6 कम्युनिटीज में से कोई भी इंसान जो इन 3 कंट्रीज में रहता है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन 3 कंट्रीज में जो भी इन 6 कम्युनिटी का इंसान रहता है, उसको मतलब इंडिया में अगर उसको वहाँ पर ऐसा लगता है कि उन तीनों कंट्रीज में उसकी रिलीजियस प्रताड़ना हो रही है, जैसे वो कोई रिलीजियस अपने जो राइट्स है वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा, या वो अपने मतलब प्रेयर्स नहीं कर पा रहा, जैसे हिंदू लोग जनरली पूजा करते हैं, जैन लोग जनरली मेडिटेट करते हैं, तो अगर वो उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा, या वो प्रताड़ित है उस देश के अंदर, इन तीनों देश में से कोई भी एक देश में अगर इन 6 कम्युनिटी का कोई भी इंसान प्रताड़ित है, तो वो इंडिया में आकर शरण ले सकता है। इंडियन गवर्नमेंट उनको शरण देंगी, लेकिन वहाँ पर भी एक कंडीशन है कि वो इंसान 31 जनवरी 2014 से पहले इंडिया में आया होना चाहिए, तभी उसको सिटीजनशिप मिलेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ उठती है कि इसका मतलब क्या है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आएगा, इन 6 कम्युनिटीज़ का, इन 3 कंट्रीज से जो भी इंसान इंडिया में आएगा उसको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि जैसा हमने देखा था पिछले वीडियो में कि अगर आप नॉर्मली अगर नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से अगर आप सिटीजनशिप लेने की कोशिश करते हो, तो उसमें एक चीज़ होती है कि आपको 14 में से 12 साल इंडिया में रहना है, 11+1, लास्ट का 1 ईयर कंपल्सरी पूरा, और 11 साल अलग पिछले 14 ईयर्स में से। तो अगर आप 12 साल पिछले 14 ईयर्स में से 12 साल इंडिया में ऐसे रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इस कंडीशन में इन लोगों के लिए उसको उस प्रोविजन को घटा के 5 साल कर दिया गया कि आप 5 साल से कम इंडिया में ना रहे हो, आपको सिटीजनशिप इंडियन गवर्नमेंट ग्रांट करेगी। उसके पीछे का रीज़न ये था कि ये लोग वहाँ पे प्रताड़ित होते थे।
हरेसमेंट होता था इनके ऊपर, ये कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे अपनी। अब वहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि मुस्लिम लोगों को इसमें क्यों नहीं डाला गया, ये 6 कम्युनिटीज़ है, साथ में मुस्लिम कम्युनिटी को अलग क्यों कर दिया गया। उसका आंसर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये दिया कि जो ये 3 कंट्रीज़ है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये मुस्लिम ओरिएंटेड कंट्रीज़ है। यहाँ पर मतलब ये इस्लामिक कंट्रीज़ है मेनली, तो यहाँ पर मुस्लिम लोगों की पड़ताड़ना, रिलीजियस पड़ताड़ना होना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए उनको ये बोला गया कि ठीक है, आप इंडिया में आइए, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और मुस्लिम्स को छोड़ के बाकी सब लोग, इसलिए क्योंकि वहाँ पर एक मुस्लिम इंसान कभी भी पड़ताड़ना फील नहीं करेगा, इसलिए उन सबको इंडिया में शरण दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और उनको बोला है कि हम, अगर आप 5 साल मिनिमम इंडिया में रहे हैं तो हम आपको सिटीजनशिप ग्रांट करेंगे। तो फ्रेंड्स, सीधा हमारा आज का वीडियो सिटीजनशिप के ऊपर, जो मैंने आपको बताया, हमारा 3rd पार्ट था सिटीजनशिप के वीडियो का। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि हम आपको और क्या क्या नए नए टॉपिक पे हम बता सकते हैं। साथ ही में फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों तक। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। और आप हमें हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। गर्ग ऑनलाइन लर्निंग अकेडमी के नाम से हम आपको सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएंगे, जैसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन चारों पे हम आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक भी दिया गया है। साथ ही में फ्रेंड्स, एक चीज़ मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम एक क्विज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बहुत जल्द, करंट अफेयर्स 2020 के ऊपर। तो मैं आशा करता हूं कि आप उस क्विज़ में पार्टिसिपेट करेंगे। क्विज़ की जो फीस है या डिटेल्स है वो सारी हम आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, या फिर उसमें हमारी मेल आईडी दी है, आप उसमें हमसे पूछ भी सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या है टॉपिक, क्या है टॉपिक। जो हमारा है उसका वो 2020 का करंट अफेयर्स है, 1 जनवरी 2020 से लेकर अभी तक का 31 अगस्त 2020 तक का जितना भी करंट अफेयर्स है, सब हम उसमें सिर्फ इतना पोर्शन ही इंक्लूड करने वाले हैं। तो और बाकी सारी डिटेल्स आप हमसे मेल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।